गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का गद्य खंड का चतुर्थ अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसमें हमने देखा कि एक विदेशी व्यक्ति जिसने संन्यास धारण किया और भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया, भारत के लोगों से रिश्ता बनाया और उस रिश्ते का निर्वहन भी किया। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाने पर जोर दिया, हर मंच से हिंदी की तकलीफ़ को बयान किया। लोगों से रिश्ता बनाने के बाद उनके प्रति अपनी ममता, अपनत्व, करुणा और वात्सल्य की वो सदा बरसात करते रहे। पारिवारिक उत्सवों में, समारोह में बड़े के समान सम्मिलित होकर उन सबको आशीर्वाद से भरना उनका स्वभाव था। जब भी कोई उनसे बात करता था तो वो पूरी तरह से कर्म के संकल्प से भर जाया करता था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनको याद करना उदास और शांत संगीत को सुनने जैसा है। ये बात मैंने स्पष्ट भी की थी। आपके प्रश्न भी बनता है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इस कथन का आशय यह है कि फादर की याद आती, उनकी अनुपस्थिति से मन उसी प्रकार व्यथित और उदास हो जाता है जैसे उदास शांत संगीत को सुनने के बाद मन व्यथित हो जाता है। वे आज हमारे बीच नहीं है, ये कटु सत्य मन को उदास कर देता है। दूसरा दृष्टिकोण और मैंने दिया था कि फादर को जब दफनाया जा रहा था तो उस समय प्रकृति भी मानो उनकी मृत्यु के प्रति दुखी हो रही है या मृत्यु के कारण दुख प्रकट कर रही है। प्रकृति में किसी प्रकार का कोई हलचल, कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब ये फादर की स्मृतियों में डूब रहा है लेखक, और फादर के साथ इनका जैसा व्यवहार था उसको प्रकट कर रहा है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वो हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं और कहते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, किसे पढ़ लिया है? कोई भी रचना जो उनको प्रदान की जाती थी वो उसको पढ़ लिया करते थे और उसके ऊपर अपने विचार, अपने भाव स्पष्ट रूप से निर्लिप्त भाव से प्रकट किया करते थे। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। चारित्रिक गुण है क्रोध का अभाव। आवेश में देखा है, ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। ये भी चारित्रिक गुण है, ममता तथा प्यार से सराबोर। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। ये इनके परिवार का चित्रण है। इनके माता पिता, भाई और बहन। अब आगे देखिए, संवादात्मक भाषा शैली का प्रयोग करते हुए लेखक ने लिखा है कि उनसे प्रश्न पूछा जाता है और वो उत्तर देते हैं। तो लेखक कहता है उनको, आपको अपने देश की याद आती है? तो वो कहते हैं कि मेरा देश तो अब भारत है। तो लेखक कहता है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, जन्मभूमि जहाँ बालक का जन्म होता है। तो कहते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। फिर इनसे लेखक पूछता है कि घर में किसी की याद आती है? तो कहता है, माँ की याद आती है, अक्सर बहुत याद आती है। मतलब माँ के प्रति उनका स्नेह भाव अधिक था, जिसके कारण उन्हें हमेशा माँ की स्मृति में डूब जाते हुए देखा गया। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। उनके अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश जी, डॉक्टर रघुवंश हिंदी के साहित्यकार हैं, को वो उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव उनके मन में नहीं था।
उनके पिता व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पर पादरी हो गया था। पादरी ईसाई धर्म के धर्म गुरु जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। अभी ये लेखक को अपने परिवार का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं और कहते हैं कि पिता और भाइयों के लिए उनके मन में लगाव नहीं है। इनके पिता एक बिजनेसमैन थे, एक व्यवसायी थे। एक भाई था जो धर्म गुरु बनकर के पादरी हो गया। एक भाई है जो काम करता है, उसका अपना परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने वो भारत से बेल्जियम गए। मतलब आप देखो, वो व्यक्ति भारत के प्रति इतना समर्पित हो गया, इतना यहाँ पर कर्म करने में लिप्त हो गया कि उसे अपने देश की याद ही नहीं आती थी। बस वो 2 या 3 बार इतने लंबे जीवन काल के अंतर्गत वो भारत से बेल्जियम अपने परिवार से मिलने गए। और रेम्स चैपल जो है वो बेल्जियम का ही एक शहर है। उनसे पूछता कोई कि घर क्यों नहीं जाते, तो वो क्या कहते, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए। तो कहते हैं प्रभु की इच्छा थी। और वास्तविकता भी यही है कि हम अपने जीवन काल में जो कुछ करते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं ईश्वर की प्रेरणा जरूर काम करती है। वो बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए राजस्थानी में एक कहावत भी है कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। मतलब बचपन से ही बच्चे की गतिविधियों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा किस प्रवृत्ति का होगा या उसका जीवन में आगे मार्ग क्या होगा। तो इनको भी बचपन में देखते ही घोषणा कर दी गई कि ये लड़का तो हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, क्योंकि इनके यहाँ नियम होगा कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। और वो शर्त क्या रखी कि मैं भारत जाऊँगा। तो भारत जाने के बाद मन में कैसे उठी, क्यों उठी, तो ये जवाब देते हुए कहते हैं नहीं जानता, बस मन में यही था कि मैं भारत को क्या करूं, अपनी कर्मभूमि बनाऊं। और उन्होंने वास्तव में अपनी इच्छा को पूर्ण करते हुए भारत को अपनी कर्मभूमि भी बनाया। और इस प्रकार से संन्यास धारण करके संन्यास में रखी गई शर्त के आधार पर वो भारत आ गए। उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में, यहाँ पर देखिए ये इनका धार्मिक संघ है, 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। धर्माचार यानी धर्म के आचार विचार की पढ़ाई की। और फिर 9-10 वर्ष ये दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर भारत आए और भारत आकर के 9-10 साल तक इन्होंने दार्जिलिंग में भी क्या की, पढ़ाई की। धन्यवाद।